हेलो एवरीवन। आज है 15 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स आने के बाद तीन बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इसके टारगेट दिए हैं और वो टारगेट भी बड़े चौंकाने वाले हैं। 6 रुपए से लेकर 3 रुपए तक के भी यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिल रहे हैं, वो भी बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इन टारगेट को सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं, और 12 रुपए का ये शेयर कितना सस्ता है, कितना महंगा है, और क्वार्टर 3 के जो ये नतीजे आए हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। और ये 12 रुपए का शेयर है। तो वोडाफोन आइडिया 12 रुपए का शेयर है और नतीजे आने के बाद 3% की एक बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 11% की गिरावट है। अब देखिए, नतीजे आने से पहले तेजी जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर कंटिन्यूसली टूट रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक साल में 250% से भी ज्यादा का ग्रोथ है, 250% से भी ज्यादा का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। 3 रुपए का शेयर, बढ़िया रैली आई, 12 रुपए तक पहुंचा, गिरावट आई, दोबारा 8 रुपए तक टूट गया, फिर तेजी आई और दोबारा शेयर 12 रुपए तक पहुंच गया, फिर गिरावट आई और शेयर 8 रुपए से भी नीचे चला गया। फिर ऐसी रैली आई कि 13-14 रुपए तक शेयर पहुंचे, लेकिन उसके बाद फिर से डाउन ट्रेड का माहौल अभी चल रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 33 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज यहाँ पर खरीदारी हुई है, बिकवाली हुई है। एनएससी में और बीएससी में भी तकरीबन 7 करोड़ के आसपास का हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम नजर करेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी की है। 0.51% की म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी पहले, अब वो 0.96% है। मतलब बड़ी खरीदारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के द्वारा हुई है। प्रमोटर और एफआईएल्स का जो डेटा है वो थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, उसको मैं आपको आने वाले मैं अभी थोड़ा करेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.38% की जो होल्डिंग थी वो 0.42% है। और देखिए, एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पर भी है हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में, और वो है मॉर्गन स्टैनली। 1.58% की होल्डिंग है उनके पास। और हाल फिलहाल में नतीजे के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, टेक्निकल रेटिंग इनकी शानदार है, बेहतर है, तेजी के संकेत भी देखने को मिले हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के ऊपर। देखिए, जो रिजल्ट्स में जो खास है कि हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इनका इंटैक्ट है, ना गिरावट है ना ही तेजी है। जितने पहले आ रहे थे उतने ही अभी भी आए हैं। पहले भी 10 से 11 हजार करोड़ तक के रेवेन्यू थे, इस बार भी 10,900 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिले हैं। तो फ्लैट है, इसका जो रेवेन्यू फ्लैट है। प्रॉफिट में हम देखें तो कंपनी पहले से ही भारी भरकम लॉसेस झेल रही है। आप देखिए, पिछले साल मतलब दिसंबर 2019 में 6,500 करोड़ का नुकसान था। फिर वो नुकसान बढ़ के 11,711 करोड़ हुआ। फिर वो बढ़ के 25,550 करोड़ रहा। सितंबर में तो कम हुआ, वो 7,000 करोड़ 7,300 करोड़ रहा। और इस बार भी 4,590 करोड़ का नुकसान तो हुआ ही है। तो देखिए, लॉसेस बड़ा ये लॉस है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कम हुआ है लॉस, लेकिन लॉसेस बड़ा तो है ये। और इससे पहले भी कंपनी पांच हजार करोड़ के लॉसेस हर क्वार्टर में रिपोर्ट कर चुकी है। तो नतीजे किसी भी एंगल से ये जस्टिफाई नहीं करते हैं कि बेहतर है। मुझे लगता है कि नतीजे अभी भी बेहतर नहीं है, अभी भी दिक्कतें हैं इस कंपनी में। लेकिन एक सिंपल सी चीज जो इसको ड्राइव करती है वो यही है कि बड़ी कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में इंटरनेट की इजाफा हो रहा है, यूजर्स बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि इनको जो कंपटीशन मिल रही है एयरटेल और जियो से, उनके सामने कंपनी कहीं टिक नहीं पा रही है। जैसे कि अगर हम देखने जाए तो इतना पैसा भी नहीं है वोडाफोन आइडिया के पास कि भैया एयरटेल और जियो के सामने ये टिक पाए, सस्ते प्लान्स ऑफर कर पाए। आरपूस इनके बड़े जरूर है, लेकिन यूजर जो है वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। कई सारे जो यूजर्स हैं वो वोडाफोन आइडिया को छोड़कर एयरटेल और जियो में स्विच जरूर हो रहे हैं अभी के हाल में अगर हम देखें तो।
और प्रमोटर की होल्डिंग देखिए ज्यादा है, प्रमोटर के पास 72.05% की होल्डिंग देखने को मिली है और एफआईएल्स के पास भी 6.08% की होल्डिंग है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि एफआईएल्स ने होल्डिंग बेची थी लेकिन बेची नहीं है एफआईएल्स ने होल्डिंग, जैसे कि मैंने कहा एफआईएल्स के पास होल्डिंग हाँ कम जरूर हुई, जो होल्डिंग पहले 6.20% की थी अब वो 6.08% की देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा खरीदारी यहाँ पर हुई है। अब बात करते हैं बड़े एनालिस्ट का क्या कहना है। तो देखिए वोडाफोन आइडिया के शेयर में 3% पहले की राइज आया। अब देखिए लेकिन Q3 के ब्रोकरेज हाउसेस का यहाँ पर क्या कहना है वो भी जानना जरूरी है, और ये आज ही का आर्टिकल्स है। यहाँ पर नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ है लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो इनका बढ़ा है। पहले जो 109 रुपए का जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर मतलब जिसको हम आरपूस कहते हैं, सितंबर क्वार्टर में 109 रुपए का था, अब वो बढ़कर 121 रुपए का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू जो है पर यूजर वो बढ़ा है और ये पॉजिटिव संकेत है, बेहतर संकेत है। लेकिन यूजर उतने ही छोड़ के भी इनको जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तो आप इसको अभी भी नहीं मान सकते हैं। अब है यूबीएस, एक बड़ा दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस है, उनकी यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग है और टारगेट प्राइस 10 रुपए का है। उनका ये कहना है कि देयर इज अ स्टेबिलिटी इन ऑपरेटिंग ट्रेंड बट परफॉर्मेंस इज स्टिल बिलो द पीयर्स। द पोटेंशियल मार्केट शेयर सब्सटेंसिबल एंड इंक्रीज इन 4G नेट एडिशन विल डोट वेल, आरपूस इंक्रीज ऑल्सो बॉडीज विल। बट यहाँ पर एक और चीज देखें तो आरपूस बढ़े जरूर है लेकिन दूसरी दिक्कत यहाँ पर है कि यूजर उतने कम भी हो रहे हैं। तो उनका यही मानना है कि देखो स्टेबिलिटी जरूर आई है इनके ऑपरेटिंग ट्रेंड्स में लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी अच्छा नहीं है, इसलिए उनकी जो रेटिंग है वो न्यूट्रल रखी है और 10 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। क्रेडिट सूज की बात करें तो भैया उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और 6 रुपए का टारगेट प्राइस रखा हुआ है, तो बहुत ही नीचे है ये टारगेट प्राइस। और उनका यही मानना है कि आप देखिए उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो धीरे धीरे लूज हो रहे हैं, तो मार्केट शेयर इनका इसी तरीके से कम होता चला जाएगा आने वाले कुछ महीनों तक। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो रेटिंग है उनको कम किया है और अंडर परफॉर्म में डाला है और इवन बेचने की सलाह भी आपको दी हुई है यहाँ पर। गोल्डमैन सैच ने तो भैया बेचने की सलाह दी और 3 रुपए 20 पैसे का टारगेट प्राइस रखा है। वाकई में बहुत ही डराने वाला ये टारगेट प्राइस है, 3 रुपए का टारगेट प्राइस वाकई में बहुत डराने वाला है। और उनका भी यही सेम रीजन है कि देखिए while subscriber erosion has moderated it continue to lose revenue market share। देखिए जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर कम होते जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो रेवेन्यू होता है, मार्केट शेयर होता है, वो कम होता जाएगा। और गोल्डमैन सैच ने यही कहा है कि ये आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा और ज्यादा से, और जो कंपटीशन इनको मिल रही है बाकी और टेलीकॉम कंपनियों से, उनके सामने इनका टिकना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। CLSN की जो रेटिंग है, चौथा ब्रोकरेज हाउस, बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उनकी अंडर परफॉर्म की रेटिंग है और 12 रुपए का टारगेट प्राइस है उनका। और उनका भी यही कहना है कि सब्सक्राइबर्स जो है वो हर बार कम हो रहे हैं, उसके अलावा कर्जा जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा ह्यूज डेट है और ये कहीं ना कहीं इनको नुकसान कर सकता है। तो चार बड़े ब्रोकरेज हाउस यूबीएस, क्रेडिट सोर्स, गोल्डमैन सैच, CLSA, इनकी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर नहीं है। देखिए एक का 10 रुपए का टारगेट है, एक का 6 का है और एक ने तो भैया सीधा 3 रुपए का टारगेट प्राइस दे दिया है। CLSN ने फिर भी थोड़ा सा रीजनेबल रखा है और 12 रुपए का टारगेट प्राइस इसको दिया हुआ है। और वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि शेयर में थोड़ी सी गिरावट अब आपको देखने को मिल सकती है। और ये मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि आप यहाँ पर खरीदारी भी करें तो आपको अगर 1000 शेयर खरीदने पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदे, बाकी के शेयर आप तब तक मत खरीदे जब तक इसके नतीजे नहीं आते और जब तक कंपनी अगली फंड रेजिंग के बारे में नहीं सोचती, अगली फंड रेजिंग का अपना जो प्लान है उसको सामने नहीं रखती। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी गिरावट बन सकती है, हो सकता है कि शेयर यहाँ से टूट कर 11 से 10 रुपए तक भी चला जाए। लेकिन हाँ, उसके बाद जैसे ही फंड रेजिंग की कोई खबर आएगी और अगर फंड रेजिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी तो शेयर में आपको दोबारा से भी तेजी देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल में वोडाफोन आइडिया फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि कंपनी पैसा ही नहीं कमा पा रही है। आरपूस इंक्रीज जरूर हुए हैं लेकिन उतने बड़ा मार्केट शेयर इन्होंने गवा दिया है, काफी यूजर्स जो है वो उनको छोड़ के जा चुके हैं दूसरे नेटवर्क्स में। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है ये उनके लिए, और उम्मीद करते हैं कि कंपनी बहुत जल्दी सर्वाइव करने की कोशिश करे और इन सारी चीजों से बाहर निकल आए। हाल फिलहाल में वोडाफोन आइडिया में मेरी होल्ड की सलाह होगी और मेरा यही कहूंगा कि अभी यहाँ पर कोई फ्रेश एंट्री मत लीजिए, अभी बस वेट एंड वॉच का ही सिलसिला आप अपनाइए। यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड हाल फिलहाल में रहने वाला है और ये कुछ वक्त के लिए कंटिन्यू भी रहेगा
तो जल्दबाजी मत करिए, यहाँ पर खरीदारी करने की कोई मौका हाथ से नहीं छूट रहा है। मौके और भी कई ज्यादा मिलेंगे यहाँ पर बाइंग करने के, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करें। 10 रुपए से नीचे एक बार ये शेयर अगर जाता है तो आप हल्की सी क्वांटिटी दोबारा यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया की ये जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा टारगेट प्राइस बताए जा रहे हैं, उसके बारे में मे भी आपको क्या लगता है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।